एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। क्या हाल है जी? आज मैं आपके सामने लाया हूँ क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर 1 का पूरा क्वेश्चन, यानी कि अति लघुत्तरीय ऑब्जेक्टिव जो किताब में छपा वो सवाल और अति लघुत्तरीय लघुत्तरीय प्रश्न। और दीर्घ मैंने नहीं लाया क्योंकि दीर्घ बहुत काफी, वो एक क्वेश्चन एक वीडियो में लाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करने में दिक्कत होती है ना, तो मेरे तरह याद करो, मैं जैसे समझा रहा हूं। अगर आपने इस तरह से पढ़ लिया ना एक बार, तो कंफर्म बता रहा हूं आपको याद हो जाएगा सवाल और रटना नहीं पड़ेगा। और अगर आप चैप्टर नहीं पढ़े तो टेंशन मत लीजिए, ये सवाल पढ़िएगा ना तो चैप्टर का मेथड समझ लीजिएगा, चैप्टर कहना क्या चाहता है, चैप्टर में बातें क्या कही गई है। क्योंकि क्वेश्चन में चैप्टर की बातें ही तो क्वेश्चन में डाला गया है एंड चैप्टर की बातें को ही आंसर में डाला गया, ठीक है ना। तो भाई साहब शुरू करते हैं, मजा आने वाला, दिल थाम के बैठेगा, ध्यान से समझिएगा बहुत अच्छी तरीके से। यूरोप में जो राष्ट्रवाद जो चैप्टर है ना वो काफी इंटरेस्टेड है, अब बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग पहली बार आ रहे हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा, मजा आएगा तो, ठीक है। और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो अगर आप लोग इंस्टाग्राम टेलीग्राम वगैरह यूज करते हो फॉलो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह दिया हुआ है। सबसे पहले आप पढ़ते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए जो किताब में जो क्वेश्चन छपा हुआ है, एनसीईआरटी किताब में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छपा हुआ है वो क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछेगा, है ना। मतलब आएगा ही आएगा, उसके अलावा भी आता है, लेकिन वो क्वेश्चन 100% आता ही आता है, ठीक है। तो पहले मैं सवाल शुरू करता हूं। पहले तो आप ऑब्जेक्टिव का आंसर बताओ फटाफट जल्दी से मुझे। देखो सवाल क्या बोलता है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में आता है? तो इटली और जर्मनी जो है वो यूरोप महादेश के अंदर आता है, यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रांस में किस शासन वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा हुई थी? तो फ्रांस में बुर्बो शासन वंश की स्थापना ना वियना कांग्रेस के द्वारा हुई थी, बुर्बो शासन वंश के द्वारा। यानी कि बुर्बो शासन वंश का नाम था बुर्बो वंश। जैसे कैसे पढ़े, मुगल वंश, गुप्त वंश, इसके अंदर बहुत सारे राजा महाराजा हुए हैं, ठीक है ना। आगे मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का जो संबंध था वो कार्बोनरी संगठन से था। कौन सा संगठन? कार्बोनरी संगठन से था। ओके, आगे बढ़ते हैं। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा था? यानी कि इटली और जर्मनी का जो एकीकरण हो रहा था तो उसके खिलाफ कौन था? तो कौन खिलाफ था? ऑस्ट्रिया जो इसके खिलाफ था। आगे बढ़ते हैं। कौन कावूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो कौन कावूर ने विक्टर इमैनुअल को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था, ठीक है ना। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। एंड आ गए, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, जालवेरिन एक संस्था थी। तो जालवेरिन एक जो संस्था थी वो किसकी थी? तो व्यापारियों की थी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल देखो यहाँ पे दिया हुआ है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था बिस्मार्क ने किया था। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बार पूछा गया सवाल ये वाला, ठीक है ना। फ्रैंकफर्ट की संधि, ये भी सवाल पूछा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। इसके अलावा और भी सवाल इसमें बनता है, जैसे फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई थी उसी समय जो है सीडान का युद्ध हुआ था, सॉरी जर्मनी का एकीकरण हुआ था। जर्मनी का एकीकरण इसी डेट में जर्मनी का एकीकरण हुआ था 1871 में ही, ठीक है ना। और इससे पहले 1870 में जो है सीडान का युद्ध हुआ था, सीडान का युद्ध हुआ था, ठीक है ना। और इसके पहले जो है 1866 में सेडोवा का युद्ध हुआ था, सेडोवा। तो ये सब सवाल इंपॉर्टेंट बन जाता है, पूछता भी एग्जाम में। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूनान। ये यूरोप वासी जो यूरोप में रहने वाले लोग थे ना, उनको यूनान से बहुत ही ज्ञान प्रेरणा मिला, विज्ञान साहित्य मिला, प्रेरणा मिला, है ना, एक मोटिवेशन मिला, इंस्पायरेशन मिला। आगे 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो 1829 की एड्रियानोपुल की संधि हुई थी किसके साथ? रूस और क्या बोलते हैं, तुर्की के साथ हुई थी, रूस और तुर्की के साथ। तो इनमें से जो भी ऑप्शन रहे उसको टिक आउट कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम पढ़ते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न, है ना, अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो ये सवाल पूछता है एग्जाम में और 2 नंबर सवाल पूछता है कभी कभी, तो बता पाओगे आराम से आप, ठीक है ना। देखिए बातों को ध्यान समझना। सवाल क्या बोलता है, राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद क्या है यानी कि नेशनलिज्म क्या है? एंड सवाल को इंग्लिश में भी कन्वर्ट करके आपके लिए लाया है, ठीक है ना। जो इंग्लिश वाले बच्चे उनको फायदा होने वाला। राष्ट्रवाद क्या है? देखिए राष्ट्रवाद मैं पहले बताता हूँ इस तरह से, ठीक है ना। देखिए राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। आज के जमाने में जो लोग, है ना, राजनीतिक को जान रहे हैं और अपने देश से मोहब्बत करने की बात को जान रहे हैं कि हम अपने देश से कितना मोहब्बत करते हैं, अपने वतन से कितना मोहब्बत करते हैं, अपने वतन के लिए जान देने के लिए तैयार है, जिसके दिल में ये बातें आ रही है वो राष्ट्रवादी कहलाएगा, ठीक है ना। और ये जो भावना जो पनप रहा अपने दिल में ना,
कि हम देश के लिए जान दे सकते हैं, ये भावना को बोलते हैं राष्ट्रवाद। और यहाँ पे लिखा गया राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। यह एक ऐसी भावना जो किसी भी भौगोलिक कहीं भी रहने वाले या किसी भी सांस्कृतिक या किसी भी सामाजिक परिवेश में रहने वाले, यानी कि किसी भी कहीं भी रह रहा है ना, किसी भी सांस्कृतिक का फॉलो कर रहा, किसी भी लैंग्वेज को बोल रहा है और किसी भी समाज में रह रहा, उन सभी लोगों में एकता की भावना जगता है ना। मतलब हम सब एक है। जैसे हम भारत है तो हम भारत में पंजाब है, पंजाबी बोला जाता है, वहाँ पे तमिलनाडु है, तमिल बोला जाता है, केरल है, मलयालम बोला जाता है। तो लैंग्वेज अलग है लेकिन हम सब क्या है, भारतीय है। और सबके दिल में एक जुनून पैदा है कि हमारा देश भारत है, इसके लिए हम जान दे सकते हैं। ये जो भावना पनप रहा ना कि हमारे देश में कोई भी उंगली उठाएगा उसको कत्ल कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं, तो ये जो भावना आपके अंदर पैदा हो रहा है ना, ये भावना को बोलते हैं राष्ट्रवाद। और आप अगर इस भावना को सोच रहे हैं या हम सोच रहे हैं तो हम लोग क्या कहलाएंगे, राष्ट्रवादी कहलाएंगे। समझ में आए? इसी बात को लिखना है बस, कोई भारी सी चीज नहीं है। आगे बढ़ते, इंग्लिश वाला नोट कर लेना। मेजनी कौन था? अब छोटा सा यहाँ पे 2 नंबर का सवाल, इसलिए हमको छोटा ही लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है ना। देखिए मेजनी एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। एक साहित्यकार था और गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। मतलब मेजनी चाहता था कि लोग, देश हमारा गणतंत्र हो जाए, सब आजाद हो जाए, सभी का अपना अपना हक मिले, सभी का अपना अपना अधिकार मिले, है ना, सभी को स्वतंत्रता मिले। वही गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था और एक अच्छा सेनापति था, योग्य सेनापति था। उसमें आदर्श गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम थे, यानी कि जो डिसिप्लिन टाइप का होता है ना, आदर्श गुण बहुत ज्यादा था और व्यवहारिक गुण, जो बिहेवियर गुण होता है वो कम था, थोड़ा सा अलग टाइप का था। इटली के एकीकरण में मेजनी का महत्वपूर्ण योगदान था। फिलहाल इस क्वेश्चन को इतने ही में अंडरस्टैंड करना है, ज्यादा नहीं फैलाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। आपको जर्मनी के एकीकरण के बारे में बोला जाएगा तो क्या बोलिएगा आप? इस सवाल को ना एक पॉइंट वाइज भी नोट कर सकते हैं या तो फिर लिख भी सकते हैं और पॉइंट वाइज भी बता सकते हो, ठीक है ना। तो सवाल बोला गया जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी, यानी कि जर्मनी का जब एकीकरण हो रहा था उसमें कौन कौन सा प्रॉब्लम आ रहा था। जानते हैं कौन कौन सा प्रॉब्लम आ रहा था? देखिए जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। सबसे पहला बात है 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं थी, यानी कि इन सभी राज्यों में अलग अलग धर्म के लोग थे, समाज को अलग अलग मानने वाले लोग थे। मतलब एकजुट नहीं पैदा हो रहा था, लोगों में राष्ट्रवाद ही नहीं था। समझते ही ना, राष्ट्रवाद, जब राष्ट्रवाद पैदा हुआ तब तो एकीकरण होगा ना। तो लोगों में राष्ट्रवाद नहीं हो रहा था, एकजुट नहीं पैदा हो रहा था, अलग अलग सब बटे हुए थे। धार्मिक के मामले में ले लो या समाज के मामले में, सब बटे हुए थे। राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था। जाहिर सी बात, जब धर्म के मामले में जब बढ़ जाएंगे लोग, समाज के मामले में बढ़ जाएंगे, तो उसके अंदर राष्ट्रवाद की भावना नहीं है। जिसके दिल में राष्ट्रवाद की भावना आएगा ना, वो सबको लेके चलेगा, चाहे कोई भी धर्म के हो, कोई भी समाज को, सब बोलेगा सब अपने हैं, ये सब हमारे देश का है, ठीक है ना, सब लेके चलेगा। इस पर ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप था, मैंने ऑस्ट्रिया उस पर दबदबा बनाया हुआ था, एक तो ये कारण था। एंड यह मेटरनिक के प्रतिक्रियावादी नीति लागू था, और यहाँ जो है मेटरनिक का रूल लागू था। मेटरनिक भी बहुत खतरनाक, मतलब प्रतिक्रियावादी, वो भी मेटरनिक जो है ना, क्या बोलते हैं, घोरवादी था, प्रतिक्रिया घोरवादी था मेटरनिक भी, मतलब बहुत ही जालिम बादशाह था बोलो तो, ठीक है ना। और उसका रूल लागू था कहाँ, जर्मनी में। अब आपको अगर पूछ लिया जाए हमसे, अगर कोई पूछे जर्मनी के एकीकरण में क्या बाधाएं, तो यार कुछ भी नहीं सवाल में है। बताओ क्या बाधाएं थी? 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था जर्मनी, है ना। वहां पे सामाजिक और धार्मिक जो विषमताएं थी, लोग आपस में बटे हुए थे, धर्म के मामले पे, समाज के मामले में, है ना। तीसरा पॉइंट आप लिखिएगा कि वहां पे जो ऑस्ट्रिया का दबदबा बना हुआ था, ऑस्ट्रिया का दबाव बना हुआ था। और क्या बताएंगे आप? वहां पे राष्ट्रवाद की भावना नहीं था, ये बात ही हो जाएगा, राष्ट्रवाद की भावना नहीं था। और क्या हो जाएगा? और वहां पे मेटरनिक रूल लागू था। इसको पढ़ना है मेरे जैसा, पढ़ो, 2-3 बार पढ़ो, याद हो जाएगा यार। क्यों बोलते हो सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद नहीं होता है यार? कैसे नहीं याद होगा? याद होगा आसान तरीके से। मेरी बातों को समझो और ऐसे एक्सपीरियंस करो। तुम अपने आप को पहले समझ लो मैं कैसे समझा रहा हूँ, उसके बाद तुम अपने आप को लिख लो और पढ़ करके ऐसे एक्सपीरियंस करो। मान लो कि आगे कोई बैठा हुआ है, मान लो कि आगे पूरी भीड़ है, पूरा स्टूडेंट है, उन सभी को हम समझा रहे हैं। और जब तुम ये दिमाग में रख लो ना कि सभी स्टूडेंट को हमको समझाना है, तो तुमको तो खुद समझ में आ जाएगा। उसको समझ में आए चाहे नहीं, तुमको खुद समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा ना? जैसे मैं समझा रहा हूँ तो कुछ बच्चे को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मेरे को समझ में आ रहा है। इस तरह से आप इस बातों को ध्यान से पढ़ो और आप एज ए टीचर बन जाओ और बच्चों को समझाओ। मतलब कोई रहे या ना रहे, यहाँ पे तकिया रख दो, मोबाइल रख दो, कुछ भी रख दो, आईना लग लो सामने, ठीक है ना, और समझाओ। उसको समझ में आए चाहे नहीं आए, तुमको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, एकदम कंफर्म बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। आज से डर भी खत्म हो जाएगा। इंग्लिश वाला इसको नोट कर लेना। आगे मेटरनिक युग क्या है?
इंपॉर्टेंट सवाल। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के 1815 से 1848 तक के काल को मेटरनिक युग कहते हैं। यानी कि ऑस्ट्रिया के जो चांसलर था कौन था? मेटरनिक। सवाल बनता है, अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब पढ़ोगे ना तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से निकल के आएंगे ना। अब देखो कोई बच्चा सब्जेक्टिव क्वेश्चन इतना लंबा देखता है, डर जाता है, तो हम बोलते हैं कम से कम ऑब्जेक्टिव पढ़ लो। अब तुम सब्जेक्टिव नहीं पढ़ोगे तो डर है तो ऑब्जेक्टिव पढ़ लो यार। लेकिन आपका सबसे बेस्ट क्या होने वाला, अगर आप सब्जेक्टिव पढ़ते हो ना तो ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिक एकदम आ जाएगा। अब देखिए ना सवाल में क्या है, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक 1815 से 1848 के काल को मेटरनिक युग कहते हैं। तो ऑस्ट्रिया के जो चांसलर मेटरनिक था और उसका जो शासन काल रहा 1815 से शुरू हुआ था मेटरनिक युग, 1848 तक चला। इस दरमियान जो भी टाइम पीरियड हो उसको बोलते हैं मेटरनिक युग। मेटरनिक निरंकुश राजतंत्र में विश्वास रखता था, एकदम निरंकुश जालिम टाइप का, है ना। और क्रांति का घोर विरोधी था। कोई क्रांति करता था ना कि हमको आजादी चाहिए, हम लेके रहेंगे आजादी, कोई करता था तो उसको पकड़ो जेल में डालो, मतलब उसका विरोधी था। वह क्रांति का कट्टर शत्रु था भाई साहब, क्रांति का कट्टर शत्रु। कोई क्रांति नहीं कर सकता मेरे रहते हुए। और क्रांति विरोधी का भावनाओं का समर्थन करता था। कोई क्रांति का विरोध कर रहा, समाज में ऐसा भी तो होता है ना कि कोई समाज में, अपने गाँव में देख लो, कोई समाज कोई किसी गलत काम के विरोध कर रहा तो कोई गलत काम को सपोर्ट भी करता है ना। और जो सपोर्ट करता था ना उसको वो अपना समर्थन मानता था, वाह ये मेरा साथी है। वह राजा के दैवीय अधिकारों में विश्वास रखता था। राजा के दैवीय अधिकारों में कौन विश्वास रखता था? मेटरनिक। क्या है इसमें बताओ, कुछ जान, इसको समझो इस तरह से। तो अब बता, मेटरनिक के बारे में जितना तुम नफरत पैदा कर लो सवाल में कि 1815 से 1848 के बीच जो काल रहा वो मेटरनिक युग रहा। मेटरनिक बड़ा ही खतरनाक घोर क्रियावादी प्रतिक्रियावादी था। वो क्रांतिकारी को एकदम अपने बहुत नफरत करता था, क्रांतिकारियों से बहुत नफरत करता था। और जो क्रांतिकारी के जो विरोध करता था उससे बहुत प्रेम करता था। अपनी भाषा में लिखेंगे, क्या दिक्कत, समर्थन करना, प्रेम करना, है ना। और क्या है, वो राजा के दैवीय अधिकारों पे विश्वास रखता था। क्या है सवाल में बताओ, इजी है, मुझे तो याद हो गया, पता नहीं आपको याद होगा कि नहीं याद। आपको याद होगा लेकिन ऐसे आपको करना पड़ेगा। अब देखो ये जो सवाल है ना लगभग 60 शब्दों में, तो यहाँ पे तो ढेर शब्द यहाँ पे लिखा दिया मैंने, इसका आंसर में ढेर शब्द लिख दिया। तो आपको इतना पढ़ना है, इतना पढ़ के छोटा कर देना है, हो जाएगा। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति का कारण क्या था? आप समझिए ध्यान से, कारण क्या था। लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था, किंतु वह बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था, बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम माध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। भाई साहब खतरनाक वाला यहाँ पे रूल अपना रहा कौन? लुई फिलिप। समझो क्या बोल रहा, लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था। उदारवादी मतलब उसे बोलते कठोर प्रतिक्रियावादी, समझो इस तरह से, लोगों से नफरत करने वाला, जनता से नफरत करने वाला। तो कठोर प्रतिक्रियावादी था, किंतु वह बहुत महत्वाकांक्षी शासक था, बहुत ही मतलब वैल्यूएबल महत्वाकांक्षी शासक था। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए, जो उसके विरोधी था उसको खुश करने के लिए क्या किया? स्वर्णिम माध्यम मतलब स्वर्णिम माध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री कर दिया। यानी कि स्वर्णिम जो माध्यम जो वर्ग थे, स्वर्णिम माध्यम बोलते हैं, स्वर्ण मध्य बोलते हैं ना, स्वर्ण वर्ग बोलते हैं, स्वर्ण जनरल जिसको बोला जाता है, ठीक है ना। तो स्वर्णिम माध्यम वर्ग जो लोग थे उसको उसका जो नीति था ना उसका अवलंबन किया और 1848 में गीजो को प्रधानमंत्री बनाते हैं। गीजो को, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था, गीजो भी कट्टर प्रतिक्रियावादी था। वह किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक और आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। मतलब कोई भी मतलब कानूनन कोई काम हो या तो फिर समाज का कोई काम हो, सुधार का कोई काम हो, उसके खिलाफ था। लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग को साथ रखना पसंद किया जिसे शासन में कोई अभिरुचि नहीं थे। भाई साहब किसको रखना? पूंजीपति लोग जो है बहुत मालामाल होते थे, बहुत धनवान होते थे, उसको लुई फिलिप ने अपने साथ रखा। लेकिन उन लोग जो पूंजीपति जो रहता था ना उसको शासन से कोई मतलब नहीं है, बस उसको खाली पैसा कमाना है, तो लुई फिलिप अपने साथ रख लिया उसको। और जो अल्पमत में भी अल्पमत में भी था, उनके पास कोई भी सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था। और जो भाई साहब जो गरीब तबका का लोग था उसके पास भी सुधार करने का कोई काम ही नहीं था। और ना ही उसे विदेश नीतियों में किसी तरह की सफलता हासिल हो रहा था। उसके शासनकाल में भूखमरी और बेरोजगारी व्याप्त होने के कारण एक तो लुई फिलिप खतरनाक वाला, मतलब एक तो लुई फिलिप जनता से नफरत करने वाला था, और उन्होंने जो प्रधानमंत्री बनाया था गीजो को, वो भी वैसे ही था, है ना, घोर प्रतिक्रियावादी था, कट्टर प्रतिक्रियावादी था। और जो गीजो था वहाँ के जो कानूनन जो काम होना, कानून के रूप में जो काम होना, है ना, सामाजिक काम होना, आर्थिक सुधार, इस पे इंटरेस्ट नहीं था।
है ना, बल्कि किसको रखता था साथ में, जो क्रांतिकारियों के खिलाफ हुआ करता था उसको साथ में रखता था, जो पूंजीपति था उसको साथ में रखता था, है ना, क्योंकि पूंजीपति को तो शासन से कोई लेना देना नहीं, उसको तो पैसा चाहिए खाली। और जो गरीब लोग था उसके पास सुधारने का मतलब कोई कारण नहीं था, कोई काम नहीं था। ओके, और ना ही पता है विदेशी से कोई भी हेल्प नहीं हो रहा था, विदेशी से कुछ पैसा नहीं आ रहा था, है ना। तो क्या हुआ, भूखमरी हो गया, बेरोजगारी हो गया, लास्ट में लोगों ने 1848 की क्रांति करी, इसको जुलाई क्रांति भी कहते हैं, ठीक है ना, इंग्लिश में आप लिख दिया। जर्मनी इटली के एकीकरण के ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या था, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। जर्मनी और इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका। ऑस्ट्रिया समझ रहे, एक देश है जिसका राजधानी वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ठीक है। देखिए, ऑस्ट्रिया जर्मनी इटली के एकीकरण का सबसे बड़ा विरोधी था। सबसे बड़ा विरोधी कौन था, ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली में जनवादी आंदोलन को कुचल दिया। इटली में जो जनवादी आंदोलन हो रहा, जो जनता लोग आंदोलन कर रहा था, तो ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप, जैसे ही ऑस्ट्रिया आया, ऑस्ट्रिया देश का नाम, जैसे ऑस्ट्रिया देश कब्जा किया, तो भाई वहां का जो आंदोलन चलता था, लोग जो आंदोलन करते थे उसको कुचल दिया। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख पुरातन व्यवस्था का समर्थक है, जो पहले से शासन चलते आ रहा था। आपने पढ़ा लुई 16वां, लुई 14वां खतरनाक था, है ना जी। अब उस शासन को ला दिया। ऑस्ट्रिया को पराजित किए बिना इटली और जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं था। इटली और जर्मनी का अगर एकीकरण करना था तो ऑस्ट्रिया को हराना पड़ता, नहीं तो संभव नहीं था। इसलिए काबूर ने ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए फ्रांस के साथ मिलकर क्रीमिया युद्ध में भाग लिया और फ्रांस का राजनीतिक समर्थन किया। कौन काबूर यहाँ पे हीरो बन के आते हैं, जब बाहुबली KGF 2 बन के आते हैं, और यहाँ पे जो है एकदम खतरनाक वाला रोल अदा करते हैं। क्या करता है, क्रीमिया युद्ध में भाग ले लिया और फ्रांस का राजनीतिक समर्थक बन गया। अब देखो, 1860 से 61 में काबूर ने सिर्फ रोम को छोड़कर उत्तर मध्य इटली सभी रियासत, परमा, मोडेना, तस्कनी, फब्बारा, बेलाजोला आदि को मिला लिया। अगर आपको नाम नहीं है तो ऐसे लिख सकते हैं कि इटली के काबूर ने सिर्फ रोम को छोड़कर उत्तर और मध्य इटली को, सभी रियासत को मिला लिया अपने में। 1871 तक इटली का एकीकरण हुआ। अब सवाल बनता है कि इटली का एकीकरण कब हुआ, कैसे रटिएगा, यही तो जानिएगा ना। ये कहानी, ये कौन काबूर आया था हीरो बन करके, उन्होंने क्रीमिया का युद्ध कर लिया। क्रीमिया का युद्ध करने के बाद जो उत्तर मध्य इटली जो था उसका सभी रियासत को अपने ओवर कर लिया। 1871 में इटली का एकीकरण कर लिया इस तरह से। मेजनी, काबूर और गैरिबाल्डी जैसे राष्ट्रवादी, विक्टर इमैनुअल जैसे राष्ट्रशासकों को योगदान के कारण महत्वपूर्ण हुआ। ये जो इटली का जो एकीकरण हुआ, इसमें कौन काबूर है, मेजनी है, गैरिबाल्डी है, और फिर जो एक शासक का नाम था विक्टर इमैनुअल, ये सबका बहुत बड़ा रोल रहा है, ठीक है ना। जर्मनी में राष्ट्रीय आंदोलन में शिक्षण संस्थाओं, बुद्धिजीवियों, किसानों, कलाकारों और महत्वपूर्ण योगदान था। अब जर्मनी में जो एकीकरण हुआ, देखो कोई भी देश का एकीकरण होता है ना, उसमें शिक्षक का भी बहुत बड़ा रोल होता है ना। शिक्षण संस्थानों यानी कि एजुकेशन का, बुद्धिजीवियों जो बुद्धि जो है, जो लेखक है, जो किसान है, कलाकार, इसका बहुत योगदान होता है। ऑस्ट्रिया के चांसलर के मेटरनिख ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी कानून चस्वाद के आदेश को जारी किया, परंतु जर्मनी में राष्ट्रीयता की प्रबल धारा प्रवाहित हो रही थी। तो जर्मनी में जो ये चल रहा था ना, ऑस्ट्रिया इसको कुचलने की कोशिश किया, लेकिन जर्मनी के लोगों के दिलों में राष्ट्रवाद की भावना पनप रही थी, है ना, देश से मोहब्बत करने की भावना पनप रही थी। तो भाई साहब, जब हमारे दिलों में अपने देश से, वतन से मोहब्बत करने की भावना पैदा हो जाए तो कोई कुचल नहीं सकता है। तो लोग वहां से, जब जनता जब अपने देश से प्यार करने लगता है ना, जब एकजुट हो जाता है, तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत उसके पीछे नीचे जो पतन हो जाती है, हार जाती है। क्या किया, पनप रही थी, जिसने एकीकरण के काम को आगे बढ़ाने में सहायक थे। अब लोगों ने जितना था एकीकरण को आगे बढ़ाने की कोशिश की, चलो एकीकरण करना है ना। 1866 में ऑस्ट्रिया ने पर्सा के साथ खिलाफ सेडोवा युद्ध कर लिया, ये देखो आ गया। अब 1866 में क्या हुआ, ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच जो युद्ध हो गया, कौन सा युद्ध हुआ, सेडोवा का युद्ध हुआ। ऑस्ट्रिया बुरी तरीके से पराजित हुआ, एकदम ईंट से ईंट बजा दिया उसको, दम, है ना। इस तरह ऑस्ट्रिया का जर्मन क्षेत्रों से प्रभाव समाप्त हो गया, फिर ऑस्ट्रिया भाग गया। और पर्सा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण भी हुआ, जिसमें बिस्मार्क की भूमिका है। अब इसे आप जोड़ सकते हो 1866, जैसे बोला ना ऑस्ट्रिया पर्सा के खिलाफ सेडोवा युद्ध कर दिया, आप एक लाइन और जोड़ सकते हो तथा 1870 में ऑस्ट्रिया और यहाँ तो ऑस्ट्रिया की बात करना ना, फ्रांस की बात नहीं करना, मैंने जर्मनी के एकीकरण में तो फ्रांस भी था ना, फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था, तो फ्रांस को हराया था, तो यहाँ पे सिर्फ ऑस्ट्रिया की भूमिका निकाल। तो देखो, जर्मनी और इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया भूमिका रहा। ऑस्ट्रिया के बोलते हैं दुश्मन का भी भूमिका रहता है क्या, यहाँ पे देखो ऑस्ट्रिया ने कैसा कैसा खेल रचा यहाँ पे, लेकिन हार गया कि नहीं, उसकी भी भूमिका माना जाएगा यहाँ पे। तो अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या कीजिएगा बताओ,
इसको 2-3 बार पढ़ेगा तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाएगा एंड एक्सप्लेन कर पाइएगा आप इसको अच्छे तरीके से। अब देखो कैसे, इतना लंबा तो नहीं लिखना हमको ना, 60-70 लाइन में लिखना है, इतना लंबा तो नहीं लिखना। इन बातों को अब पहले 2-3 बार पढ़ो, उसके बाद लिखो। आप, मैं चैलेंज कर रहा हूं, आप तो कम से कम 60 से 70 वर्ड में लिख दोगे। मेन पॉइंट को लिख देना आपको कि क्या हुआ था, है ना, हीरो कौन आया था वहां पे, कौन कौन हीरो ने यहाँ पे भाग लिया, इटली के एकीकरण कैसे हो गया, वहां जर्मनी के लोगों ने जो दिलों में जो भावनाएं पनप रही थी उसको कुचलने की कोशिश कौन किया था, और लास्ट में क्या हुआ। यही सब तो लिखना है यार, क्या है इसमें बताओ। इतना लंबा नहीं लिखना है, लेकिन इसको पढ़िएगा तो नॉलेज, मतलब वाइड नॉलेज मिलेगा ना, अल्ट्रा नॉलेज मिलेगा, अल्ट्रा। आगे देखो इंग्लिश वाला है, नोट डाउन कर लो। ओके, देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक रहा। यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाना है तो नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह से हेल्प किया। देखो नेपोलियन बोनापार्ट का बहुत हेल्प रहा। जो फ्रांस की क्रांति हुई ना, उसके बाद पूरे, एक्चुअली फ्रांस की क्रांति ही पूरा यूरोप में क्रांति लाया, क्योंकि शुरू वहीं से हुआ था, है ना। और फ्रांस की क्रांति के बाद सभी देशों में राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगा। हमारे देश में तो कब पनपा, 1947 में जाके, मतलब 1857 से शुरू हुआ 1947 में जाके छुड़ाया, है ना, दुश्मनों से पीछा। तो हमारे देश में भी जो राष्ट्रवाद की भावना लोगों में पैदा हुई ना, वो भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसके दिलों में जो राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुआ, तब जाके ये आजाद हुआ। आप जानते हैं, देखो यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राज्य क्रांति, तत्पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेपोलियन आक्रमण किया एंड फ्रांस की क्रांति हुआ, है ना, तब जाकर के यूरोप में पूरा राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुआ। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन ने के अभिमानों द्वारा नवयुग का संदेश पहुंचाया। यानी कि नेपोलियन ने, जैसे कि जो था ना वहां पे, जो वहां पे राजा था, क्या बोलते उसको, लुई 16वां था, है ना, लुई 16वां जो था उसको हटाया गया। हटाने के बाद वहां पे जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, तो उसके बाद लुई 16वां हटाया, फिर यहाँ पे नेपोलियन एक शासक बन गया, ठीक है ना। और नेपोलियन क्या किया, नए नेपोलियन नया युग लाया, नया जमाना लाया। क्या किया नेपोलियन ने, जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम से की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान किया। मतलब एक रियल, ये हाँ जर्मनी है, ये इटली है, ठीक है ना। और जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ, और उसी के कारण जो है इटली जर्मनी के एकीकरण का मार्ग जो प्रशस्त हुआ। दूसरी तरफ नेपोलियन की नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुत्व और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्तिपूर्ण विक्षोभ भी जगा, है ना। क्या बोला, नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुत्व और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्तिपूर्ण विक्षोभ भी जगा। यानी कि लोगों को जो देश प्रति जो मोहब्बत था ना, तो जो ऐसा नहीं करता था उसके खिलाफ विरोध भी जगा। कहने के सब लोग चाहते थे कि हमारा देश आजाद हो जाए, हमारा देश एक हो जाए, जुट हो जाए, जो छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। एंड नेपोलियन बोनापार्ट ने नेपोलियन कोड भी लाया, अपना कानून लाया, नेपोलियन कोड में अपना कानून लाया, जहां बहुत सारे कानून की बात किया गया कि जमींदार का बेटा जमींदार नहीं बनेगा, अमीर का बेटा अमीर नहीं बनेगा, सब यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनेगा। जैसे तुमने KGF 2 नहीं देखा है क्या, KGF वाला मूवी देखो समझ में आएगा। उसमें बोलता ना कि ये नेपोटिज्म नहीं चलेगा, है ना, मतलब तुम अमीर का बेटा अमीर ही नहीं बनेगा, मेरिट होना चाहिए तब होगा। तो बोला मैं, मेरिट है मेरे अंदर, मेरिट है, मैं बनूंगा यहाँ का शासक, ठीक है ना, वो KGF में बोलता है। इस प्रकार यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट बहुत ज्यादा अहम रहा। तो यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने का नेपोलियन बोनापार्ट का बहुत ज्यादा रोल रहा, बहुत ज्यादा। नोट कर लो इसको। लॉन्ग सवाल तो मैं बता नहीं पाऊंगा, बहुत काफी लंबा है। गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। अगर आप लोग बोलेंगे लॉन्ग क्वेश्चन बताने के लिए, तो फिर मैं एक वीडियो में एक लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा। गैरीबाल्डी के बारे में सवाल भी आया कि क्या है, इन्होंने क्या किया, देखो समझो। गैरीबाल्डी अपने कर्मचारियों तथा स्वयंसेवक की सशस्त्र सेना बनाई। क्या बनाया, सशस्त्र सेना बनाया, एक पावरफुल मिलिट्री बनाया। किसने, गैरीबाल्डी ने अपने कर्मचारियों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ, अपने स्वयंसेवक के साथ एक सेना बनाया, और उसने सैनिकों लेकर इटली के प्रांत सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर दिया। इटली के प्रांत पर आक्रमण कर दिया। इन रियासतों की अधिकांश जनता बुर्बो वंश की निरंकुश शासक के तंग होकर गैरीबाल्डी के समर्थन बन गई। तो यहाँ का जो शासन था ना, सिसिली और नेपल्स, ये जो बुर्बो वंश के अंतर्गत आता था। तो जनता का क्या, जो बुर्बो वंश का जो शासक था ना, उससे एकदम तंग आ गया। तो देखा भाई साहब, मेरे यहाँ पे रहनुमा कोई आ रहा है, मेरा कोई लीडर आ रहा, गैरीबाल्डी आ रहा, भाई साहब सभी ने उसको समर्थन कर दिया। गैरीबाल्डी ने यहाँ गणतंत्र की स्थापना किया, मतलब यहाँ गणतंत्र होगा, सभी लोग आजाद से रहेगा, सभी को अधिकार मिलेगा, गरीब अमीर सबको मिलेगा रोजगार, है ना। तथा विक्टर इमैनुअल को प्रतिनिधि के रूप में वहां की सत्ता संभाली। तो वहां जो विक्टर इमैनुअल ने सत्ता संभाली और गैरीबाल्डी वहां पे काम किया, और विक्टर इमैनुअल ने सत्ता संभाली। दक्षिणी इटली के जीती गए क्षेत्रों को बिना किसी संधि के गैरीबाल्डी ने विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया। दक्षिणी इटली को बिना किसी
बिना किसी संधि के गैरिबाल्डी ने उसको सौंप दिया विक्टर इमैनुअल, क्योंकि विक्टर इमैनुअल भी जो है गैरिबाल्डी जैसा सोच रखने वाला था, ठीक है ना, विश्वास था। वह अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर दिया। किसने? गैरिबाल्डी ने। जितना सारा संपत्ति था सब अपने राष्ट्र के लिए दे दिया। किसान की भांति जीवन जीने की ओर अग्रसर हुआ, मतलब वो किसान था। और पता है गैरिबाल्डी एक नाविक भी था, इसमें नहीं मेंशन किया, आप लिख लीजिएगा, गैरिबाल्डी एक नाविक भी था, नाव चलाता था। और क्या किया? अपने सारे जमीन जायदाद को पूरा देश के समर्पित कर दिया और एक किसान की जैसा जीवन गुजारने शुरू कर दिया। इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का योगदान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहा। तो इस बातों को पढ़ना है यार, क्या क्या गैरिबाल्डी ने सेना बनाया और इटली के नेपल्स, सिसिलिया नेपल्स पे आक्रमण कर दिया, और वहां के जो लोग था, जो बुर्बो राजवंश से जो तंग हो रहा था, इसका समर्थन कर दिया। अब भाई साहब जब जनता समर्थन कर दे तो राजा तो भाई बन ही जाना है क्या? अगर मैं उठूं और बोलूं मेरे साथ कौन कौन है, सब जनता आ जाए तो मेरा तो और भावना बढ़ेगा ना, और मोटिवेशन पैदा होगा, और इंस्पायरेशन पैदा होगा। तो वैसे ही हुआ, गैरिबाल्डी ने क्या किया, फिर वहां गणतंत्र स्थापित किया, विक्टर इमैनुअल को प्रधानमंत्री बना दिया। उसके अलावा जो है क्या किया, दक्षिणी इटली के जीते हुए भाग को गैरिबाल्डी उसको सौंप दिया और अपना सारा धन समर्पित कर दिया देश के प्रति। क्या? सारा धन समर्पित कर दिया और एक किसान की जिंदगी गुजारना शुरू कर दिया। कुछ नहीं है यार, मैं बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। आप लोग सिर्फ भारी भारी बोल बोल के भारी कर लिए हो। विलियम फर्स्ट के बगैर जर्मनी के एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था कैसे? विलियम फर्स्ट के बगैर जर्मनी के एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था कैसे? विलियम प्रथम राष्ट्रवादी विचारों का पोषक था। विलियम प्रथम भी राष्ट्रवादी विचारों का पोषक था, मतलब राष्ट्रवादी विचार का था। उसके सुधारों के फलस्वरूप जर्मनी में की औद्योगिक क्रांति की हवा तेज हो गई। साथ ही आधारभूत संरचना में भी काफी सुधार आई, जिससे जर्मन राष्ट्रों को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास तेज हुआ, है ना। क्या किया? उस आधारभूत मतलब औद्योगिक जो क्रांति था ना वो तेज हुआ और आधारभूत संरचना में भी काफी सुधार आए। तो यहाँ सब विलियम प्रथम जो राजा था ना, उन्होंने हेल्प किया। देखो जब आप कोई काम करने जाते हो ना, तो आपके बड़े जब तक आपको हेल्प नहीं करेंगे ना, तो आप वो काम शेष नहीं कर पाओगे। तो एक सपोर्ट होता है, तो एक सपोर्ट यहाँ पे दिया, जिसे जर्मन राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। विलियम ने एकीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखकर महान कूटनीतिक बिस्मार्क को अपना चांसलर बना दिया। बिस्मार्क को, चूंकि बिस्मार्क भी यही सोच का था, उसको चांसलर बना दिया। और बिस्मार्क का मानना था कि देखो महान कूटनीतिक, बिस्मार्क का एक कूटनीतिक था, है ना, समझ रहे ना, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, इसको बोलते कूटनीतिक, ठीक है। बिस्मार्क का मानना था कि सैन्य उपाय से ही जर्मनी का एकीकरण होगा, सैन्य सेना के ही बदले। अतः उसने अपने रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किया, जो भी रक्त नीति का था उसका अवलंबन कर दिया, उसको अवहेलना कर दिया, उसको नहीं माना। अंततः पर्सा के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण संभव हुआ, जिसमें विलियम प्रथम का महत्वपूर्ण योगदान था। अगर बिस्मार्क को विलियम प्रथम का समर्थक नहीं मिलता तो जर्मनी का एकीकरण असंभव था। तो बिस्मार्क को विलियम प्रथम का सपोर्ट मिला। तो यहाँ पे मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बढ़ा दिया। अब जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, बहुत काफी लंबा लंबा है, वो अगर आप लोग बोलोगे, मजा आया पढ़ने में, अगर बोलोगे तो मैं एक वीडियो में एक क्वेश्चन लाऊंगा और ऐसे ऐसे समझाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा। ओके दैट्स ऑल। वीडियो क्लास करते अच्छी लगी नीचे कमेंट करना, दोस्तों को शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। कितना मजा आया मुझे पढ़ करके, मुझे तो लगता है कि अब इन सवालों का जवाब मेरे माइंड में सेट हो गया। आपको सेट हुआ कि नहीं हुआ? अगर आपको सेट नहीं हुआ, इतना तो है, कुछ बातें तो आ गई होगी, आइडिया तो पता चल गया होगा ना कैसे करना, लेकिन सुनने से समझने से कुछ बहुत सारी बातें याद हो गई होगी, ठीक है ना। अब इस बात को तुम क्या करो, इसको कॉपी में लिखो, सबसे पहले कॉपी में लिखो। अगर याद करना है तो जो सवाल को याद करना है उसको कॉपी में लिखो, और जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे थोड़ा सा भूको यार, यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर डालो, दिमाग में डालो, है ना, तब जाके कुछ होगा। जब तक पसीना नहीं बहाओगे ना, मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, याद नहीं होने वाला। एंड इसको याद नहीं करना, समझना है, इसको कूटनीतिक समझना है, बिस्मार्क की कूटनीति समझना है, गैरिबाल्डी ने क्या किया था, है ना, ये सब मजा आएगा। ओके दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।